हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट्स। दोस्तों, आपको पता है कि एईडीयू का एग्ज़ाम 14 अप्रैल से एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में हम जीएस को रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू 100 एमसीक्यू करेंगे, जो कि बीपीएससी का एडिटोरिया का है। एईडीयू का क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो ऐसे में आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लिए, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है, क्योंकि आज 2 अप्रैल हो गया है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ग्रहों के घनत्व के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित इनमें से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, शनि है, उसके बाद फिर मंगल होगा, फिर बुध होगा, फिर पृथ्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह एक ठंडी समुद्री धारा है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से बहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, लेब्राडोर धारा के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक ठंडी समुद्री धारा है, बिल्कुल सही है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है, ये भी सही है। और यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। एक दो धारा के बारे में और हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, उसकी प्रकृति क्या होती है? ठंडी होती है। कुरिल या फिर ओयासियो या ओखोत्सक धारा, ये भी ठंडी होती है। और एटलिस धारा ये गर्म होता है। और लेब्राडोर धारा ठंडा होता है। कैनारी धारा ये भी ठंडा होता है। और बेगुएला धारा ये भी ठंडा होता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत है, यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, ये गलत है। ब्लैक रोलर ये गर्म हवा है, बिल्कुल सही है, ये गर्म हवा है। और इसमें धूल होती है, हाँ इसमें धूल होती है। इसमें गर्म और सूखी धूल भरी हवाएं होती है, जो उत्तरी अमेरिका के बड़े मैदानों में चलती है, ना कि उत्तरी अफ्रीका में। तो इसको ध्यान रखना है। ब्लैक रोलर कहाँ चलता है? उत्तरी अमेरिका में, ना कि अफ्रीका में चलती है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयना नदी के बारे में तो ऑप्शन नंबर ए है, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से दोनों सही हैं। यह पश्चिमी घाट से निकलती है, कोयना नदी बिल्कुल सही है। यह कृष्णा नदी की दाहिना की सहायक नदी है, दाहिनी सहायक नदी है, ये भी सही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। जो कहा, ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? कम फसल सघनता, प्रतिवर्ष एक ही फसल, प्रति हेक्टेयर उच्च उपज, बड़े पैमानों पर भूमि का उपयोग। तो इसमें से क्या होगा? गहन खेती का एक कौन सी विशेषता होगी? तो गहन खेती का जो विशेषता होता है वो होता है प्रति हेक्टेयर उच्च उपज, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। लौह अयस्क खनन से संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। बालाघाट, शिमोगा, रत्नागिरी। उपरोक्त में से कौन से जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? तो कौन से जाने जाते हैं? तो शिमोगा और रत्नागिरी लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं। रत्नागिरी में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क पाया जाता है और यह कुद्रेमुख गोवार रत्नागिरी बेल्ट का एक हिस्सा है। और जो शिमोगा है ये कर्नाटक के मुख्य लौह अयस्क इसमें उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहीं पे बाबा बुदन की पहाड़ियां और संदूर हॉट के पास लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महान झील यानी ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है? कौन सा है? सुपीरियर झील या फिर हुरियन झील, मिशिगन झील या ओंटारियो झील? तो मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका के अंदर स्थित है। 5 महान झील है, जैसे सुपीरियर झील, मिशिगन, हुरियन, एरी और ओंटारियो, जो पृथ्वी पर ताजे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह बनाती है, जो उत्तरी अमेरिका में यूएस कनाडा के सीमा के पास में है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से अमेरिका के अंदर केवल मिशिगन झील है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
अमेजन बेसिस, या न्यू कॉन्गो बेसिन, या फिर कालाहारी रेगिस्तान, या फिर न्यू गिनी हाईलैंड्स। तो पिग्मी कांगो बेसिन मुख्य क्षेत्र से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में पाए जाते हैं पिग्मी। ठीक है, और एक दो की बात अगर हम कर लें, जैसे कि एस्किमो कहाँ पाया जाता है? तो एस्किमो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और टुआरिस जो है, टुआरिस सहारा में पाया जाता है। और पिग्मी कांगो बेसिन अभी मैंने बताया, या फिर जायरे में पाया जाता है। योकुट्स दक्षिण मध्य कैलिफोर्निया में, और मेओस उत्तर पश्चिम भारत में, और ब्यार्क साइबेरिया, रूस, मंगोलिया में पाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की है। यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों से जुड़ी हुई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपको इन्हें बताना कौन से सही है इसमें। तो इसमें सही है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। स्वर्ण क्रांति के बाद इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी मिली है, बिल्कुल हुई है। दूसरा, इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की है। हाँ, यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों से जुड़ी हुई नहीं है। तो एक बार क्रांति के बारे में जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। और नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उर्वरक से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी या फिर शहद से है। तो खाद्यान्न से मुख्य रूप से खाद्यान्नों से नहीं है। तो बागवानी और किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति शहद से। सुनहरा फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति प्याज या फिर झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर। चांदी क्रांति अंडा या फिर मुर्गी पालन। श्वेत क्रांति दूध डेयरी, या पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन ए क्या है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और दूसरा कारण क्या दिया है? इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तो ये दोनों कथन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, अगर एक दो परियोजना के बारे में पढ़ लें तो कोयना परियोजना किस नदी पे है? तो कोयना नदी पे है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पे है। किस राज्य में है? तो ओडिशा नदी में है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाभ मिलता है। और पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ललितपुर जिले में स्थित है। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है। उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो क्या हो जाएगा? तो दोनों सही हैं। उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर होगा और उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? तो बल की मात्रात्मक परिभाषा गति किस नियम से ली गई है? तो ऑप्शन ए है न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का तीसरा गति नियम, या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन का दूसरा गति नियम। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? न्यूटन का दूसरा गति नियम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन बी, जब बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। एक रस्सी से बंधा हुआ पत्थर जो वृत्त पथ में घूम रहा है, या अंतरिक्ष में चलता हुआ रॉकेट। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो जड़त्व के नियम को अच्छी तरह से कौन दिखाता है? जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य केवल
बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं। उपरोक्त में से सही कथन चुनना है, केवल एक या फिर केवल दो होगा या फिर इनमें से दोनों हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 जल विद्युत। जल विद्युत किससे संबंधित है? गिरते पानी से ऊर्जा, बिल्कुल सही है, ये सही मैच हुआ है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा है, ये भी बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं हम लोग। निर्वात ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थ में धीमी गति से। तो इसमें कौन सा कथन इसमें बता रहा है सही है? तो ये तो 2 नंबर तो बिल्कुल गलत है कि ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से करती थी, ये कथन तो ऐसे ही गलत है। तो सही क्या होगा? ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ये उल्टा दे दिया है कि ध्वनि आमतौर पर ठोस पदार्थ में सबसे तेज और तरल पदार्थों में धीमी और गैसों में सबसे धीमी गति से यात्रा करती है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण का क्या हो जाएगा? इसमें हमेशा आभासी और सीधा बनता है समतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दोनों सही है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। 19 नंबर देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है? तो कमरे में परफ्यूम का फैलना, पानी में चीनी घुलना, कॉपर सल्फेट का घोल बनाना, या फिर लोहे पर जंग लगना। तो होगा ये कमरे में परफ्यूम का फैलना गैसों में विसरण दिखाता है। विसरण क्या है? विसरण एक गति के कारण दो पदार्थों के कण आपस में मिलना। परफ्यूम के मॉलिक्यूल हवा के जरिए ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र, यानी कि बोतल के आसपास के कम सांद्रता वाले क्षेत्र में बाकी कमरे में जाते हैं। गैसों में सामान्य विसरण इसी को कहते हैं। 20 नंबर को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पानी में स्याही, तो पानी में स्याही, क्रोमेटोग्राफी, समुद्री पानी से नमक तो वाष्पीकरण है, पानी से रेत ये है फिल्ट्रेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। पानी में स्याही क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग की जाते हैं, और समुद्र पानी से नमक पानी के वाष्पीकरण से, और रेत से पानी, रेत अघुलनशील है तो फिल्ट्रेशन द्वारा इसको हटाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ दोनों कथन सही है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें सिर्फ अवस्था बदलती है, ठोस से तरल, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम का जलना नया पदार्थ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जिसमें नए गुण होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? पूछा जा रहा है किसका पूछा जा रहा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है। तो परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणु सभी मामले में समान होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बनाए और नष्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है। तो क्या उसका सही उत्तर हो जाएगा? तो एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। तो डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत से यही सहमत है इसमें। ठीक है, एक ही तत्वों के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। पदार्थ परमाणु नामक छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है यदि किसी दिए गए तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान गुण और समान होते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता
होता है 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 H2O और कार्बन, कार्बन की 4 CH4। इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 24 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण की जगह है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की जगह है, B1 हो जाएगा। केंद्रक, केंद्रक कहते हैं कोशिका का कंट्रोल सेंटर, तो ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A3। तो A3 देखिए कहाँ कहाँ, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। B2, तो B1 इसमें है, B2 इसमें है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा फिर। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा, केंद्रक 1 C1, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो पूछा जाएगा क्या यहाँ पे, कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन है केवल एक। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है। ठीक है, जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम। तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम। सरल अस्थायी उत्तक पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, जाइलम एक जटिल उत्तक है जो ट्रेकिडस वाहिकाओं या जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर से बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। मुंह, इससे मुंह का क्या संबंध है? यहाँ पे स्टार्च का पाचन शुरू होता है। पेट, पेट में क्या होता है? शुरुआती प्रोटीन पाचन होता है। और बड़ी आंत क्या होता है? पानी का अंतिम अवशोषण होता है। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? A3। A3 किसमें किसमें है? तो देखिए इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ये भी कैंसिल। A3 B1, अच्छा B2 है यहाँ पे उत्तर में, तो B2 इसमें है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये, तो ये नहीं हो पाएगा। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है। तो उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? उपरोक्त में से सही कथन है, दोनों सही कथन है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। और ऑक्सीजन की कमी होने पर मांसपेशियों की कोशिकाओं में, यानी जब एक्सरसाइज करते हैं हम, तो उस समय अवायवीय श्वसन लैक्टिक एसिड बनाता है जब एथन होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से पौधों को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता है। तो उपरोक्त में से सही कथन क्या होगा? उपरोक्त में से सही कथन केवल एक है, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे पूछा जा रहा है? यहाँ पे तो मुकुलन, तो मुकुलन क्या होगा? यहाँ पे अमीबा है, द्विखंडन हाइड्रा है, विखंडन स्पाइरोगायरा है, बीजाणु निर्माण क्या है? ईस्ट है। तो सही हो जाएगा इसका हमारा उत्तर, सही सुमेलित है विखंडन स्पाइरोगोरा गोइरा गोइरा स्पाइरोगायरा सॉरी। अमीबा बाइनरी फिशन द्विखंडन से प्रजनन करता है, मुकुलन से नहीं। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है। और स्पाइरोगायरा विखंडन फिलामेंट के टुकड़ों में टूट जाता है, हर एक टुकड़ा नया पौधा बन जाता है। और यीस्ट मुख्य रूप से मुकुलन से प्रजनन करता है, स्पोर बनने से कुछ नहीं। 21 नंबर देखते हैं। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ये अफजल खां था। ये बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने अफजल खां को शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए भेजा था। और उन्होंने क्या शिवाजी को जीवित या मृत पकड़ने की कसम भी खाई थी। लेकिन इनमें से दोनों में शिवाजी की जीत हुई थी। एक दो और इसमें कुछ जानकारी हम
लेते हैं कि शाइस्ता खां जो थे वो औरंगजेब का मामा है, जिसे शिवाजी को रोकने के लिए भेजा गया था, लेकिन पुणे की लाल महल वाली घटना थे उसमें, ठीक है। इनायत खां सूरत का मुगल गवर्नर था, वो जब शिवाजी ने सूरत पर हमला किया था। और सैयद बांदा क्या था? सैयद बांदा अफजल खां का अंगरक्षक था, ठीक है, जिसे मुलाकात के दौरान शिवाजी के साथी जीवा महाल ने मार दिया था। 32 नंबर देखते हैं सवाल हम। अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या फिर सद्र उस सद्र? तो मीर बख्शी उस समय होता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था, उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया था? इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक है? तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को दिल्ली सल्तनत के ढांचे में अपनाया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुकूल ढाला था। 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? जल संरक्षण तकनीक, नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्गम मध्य नगर था, निचला नगर, हड़प्पा सभ्यता एकमात्र स्टेडियम या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ये सभी है, धौलावीरा से सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल संरक्षण तकनीक भी था, नगर 3 भागों में विभाजित था और हड़प्पा सभ्यता एकमात्र स्टेडियम। खेल स्टेडियम नहीं, खेल के मैदान मिले हैं वहां पे। इसमें 10 अक्षरों वाला एक बड़ा साइन बोर्ड में मिला, जिसे धौलावीरा लिपि का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। 35 नंबर देखते हैं। सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? ताराबाई और साहू जी के बीच, हैदराबाद के निजाम एवं मराठा पेशवा के बीच, मराठा पेशवा और मुगल बादशाह के बीच, हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच? तो ये हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच सकूरखेड़ा का युद्ध 1724 लड़ा गया था। यह युद्ध निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच हुआ था, ठीक है। मुगल बादशाह ने निजाम की शक्ति को कम करने के लिए मुबारिज खां यानी दक्कन के सूबेदार को भेजा था वहां पे, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ निजाम उल मुल्क की शानदार जीत हुई और मुबारिज खां युद्ध में मारा गया था। इस जीत के बाद हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना हुई। इसके बाद निजाम दक्कन का वास्तविक शासक बन गया। 36 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? ये गुरु गोविंद सिंह। 37 नंबर देखते हैं। किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया था? ये हो जाएगा 1868 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? स्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त ने किसानों के पुराने और प्रथागत अधिकारों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामी बना दिया। अब जमीन उनकी निजी संपत्ति बन गई थी, जिसे वे बेच या गिरवी रख सकते थे, और जो किसानों के जो पारंपरिक अधिकार थे, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का खेती करना, वे खत्म हो गए। वे अपनी ही जमीन पर केवल किराएदार बनकर रह गए, जिसे जमींदारी भी कभी बेदखल कर सकता था। अच्छा, यहाँ पे विशेषता पूछा था ना, इसकी विशेषता ये नहीं है, ठीक है। 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? पूछा यहाँ पे, नहीं हुई थी। 1857 के विद्रोह के दमन करने के दौरान हैवलॉक, हडसन, कर्नल नील या फिर जॉन निकलसन? तो हडसन की मृत्यु नहीं हुई थी। जॉन निकलसन जो है दिल्ली के विद्रोह को वापस छीनने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था और फिर ये मारा गया था। कर्नल नील ये अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। लखनऊ में विद्रोहियों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। और जनरल हैवलॉक लखनऊ में विद्रोहियों से लड़ते हुए इसकी भी मृत्यु हुई थी। और विलियम हडसन की बात करते हैं अगर, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और पोते को मार डाला, लेकिन विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। 40 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं?
तो ये पवना विद्रोह में दिया था। ये पवना विद्रोह कहां हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में संस्थापकों के संबंध में विचार करें। तो कौन कौन थे इसमें दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में? तो इसमें थे बाल गंगाधर तिलक थे, बिल्कुल थे। महादेव बल्लाल नामजोशी थे। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे, हाँ ये भी थे। गोपाल गणेश अगरकर थे, तो ये थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। कहां हुई थी ये हुई थी पुणे में हुई थी, पुणे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? त्रिरत्न घटक नहीं है, बुद्ध, धम्म, संघ या फिर निर्वाण। तो त्रिरत्न का घटक नहीं कौन सा है? निर्वाण नहीं है त्रिरत्न इसका। थोड़ा सा बुद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध, उसकी जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी। उनकी सौतेली माँ या मौसी के नाम प्रजापति गौतमी। उनके वंश का नाम था शाक्य, जो क्षत्रिय वंश से संबंधित है। उनके पसंदीदा घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्वों ने शुंग वंश शासकों की जगह ली। कण्व वंश ने 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है? ये इनमें केवल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली। कण्व वंश का शासन थोड़े समय तक रहा, जैसे लगभग 75 से 30 ईसा पूर्व तक। ये नहीं होगा। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक का नाम था सुशर्मन था। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मन को मारकर कण्व वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, तो वासुदेव कण्व ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या फिर नील उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसमें जो हुआ था उस समय नील की नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना था इसका। इसके पतन के पीछे सबसे बड़ा एक वैज्ञानिक प्रगति था कि कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया और बाजार में कंपटीशन बढ़ गया। किसानों पर भी इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा था। इसमें कई आंदोलन भी हो रहा था उस समय। हंटर कमीशन की 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा? ये प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब आया था? 1882 में आया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। इसमें जो इसका जो उद्देश्य था, लॉर्ड रिपन ने 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य कार्य 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। 46 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्र दिया गया है, इधर संस्थापक दिया गया है। तो इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू हैं। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी हुई थी 1919 में, इलाहाबाद से शुरू हुई थी। और द पायोनियर के जॉर्ज एलन, कहाँ है जॉर्ज एलन? B3, जॉर्ज एलन द पायनियर। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पायनियर की लीडर की मदन मोहन मालवीय, C1 मदन मोहन मालवीय। यह एक प्रभावशाली उदारवादी पत्र था। द नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। देखते हैं, इसका कोट हो जाएगा यहाँ पे B।
यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फुले, सिस्टर निवेदिता या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो ये सिस्टर निवेदिता है। सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और आयरिश मूल की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या फिर इंडियन एसोसिएशन? तो ये है पूना सार्वजनिक सभा। फोर्टी 49 देखते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? हसन इमाम, तिलक या फिर अबुल कलाम आजाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना है। जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का फैसला किया तो उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्षधर थे। उन्होंने गांधी जी को आगाह किया था कि राजनीति में धर्म और धार्मिक कट्टरपंथियों को शामिल ना करें। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? आउट्रम एंड टेलर, एस.एन. सेन तथा आर.सी. मजुमदार, होम्स एंड रीज या फिर सॉरेस एंड सीले? तो 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। किसने कहा था? ये कहा था एस.एन. सेन तथा आर.सी. मजुमदार ने। इतिहासकार आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन है, इन दोनों का ये मानना था। आर.सी. मजुमदार ने अपनी एक पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखा है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। और एस.एन. सेन उन्होंने अपनी एक आधिकारिक पुस्तक 1857 में लिखा कि 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसने राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप ले लिया था। 51 नंबर देखते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। यह भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 और 2 सही हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है और 4A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा सभी भागों को एक बार हम देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। 4A में है मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ है। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9A में है नगर पालिकाएं और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। और भाग 17 में राजभाषा और 20 भाग में क्या है? संविधान का संशोधन। ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग है। और भाग 5 जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्यों से नहीं। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन इसका ही गलत है। भाग 5 राज्य सरकार से संबंधित नहीं, केंद्र से संबंधित है। ठीक है, क्या है? संघ है 5 भाग में। 52 नंबर इतने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बने तो कौन बने थे? राज्यसभा के जो सदस्य थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, एच.डी. देवगौड़ा बने थे, आई.के. गुजराल बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। राज्यसभा रहते हुए भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बना भी है पहले। 53 नंबर देखते हैं। लेखा अनुदान का क्या मतलब है? अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान, सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी, आपातकालीन स्थितियों के लिए एक फंड या फिर वार्षिक बजट की अंतिम मंजूरी। ये हो जाएगा सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए अस्थायी मंजूरी। इसी को लेखानुदान का यही मतलब होता है। क्योंकि बजट पेश करने और उसकी मंजूरी के बीच आमतौर पर एक गैप होता है, इसलिए लेखानुदान सरकार को इसी बीच की अवधि में खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशि निकालने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये क्या होगा? सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए अस्थायी मंजूरी, लेखानुदान का मतलब।
राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है राज्य विधान परिषद के संबंध में। तो गलत क्या है? यह एक अस्थायी सदन है, ये तो गलत नहीं है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, इसका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है राज्य विधान परिषद। ये ऑप्शन गलत लग रहा है। यह एक साधारण विधेयक में देरी कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सही होगा। पूछा क्या रहे, कौन सा गलत है राज्य विधान परिषद के बारे में? ये सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, ये नहीं है। सदस्यों को सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर। अंतरराज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतरराज्य परिषद से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 263 में। कहा है? ये रहा, अनुच्छेद 263 में है। 56 नंबर देते हैं। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी उपबंध, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, या फिर सहकारी संघवाद, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना और दल बदल के आधार पर अयोग्यता को खड़ा करना है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा विधानसभा कुल सदस्यों के 15% अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 57 नंबर। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करें। क्या पूछा इसमें? कौन से सही? इसको पहले जरूर देखिएगा कौन से सही पूछा जा रहा है इसमें। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, तो ये बिल्कुल सही है, करता है एकल। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति है, हाँ ये सही है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया? 2011, 2012, 2013 या फिर 2014? ये 2014 में लागू किया गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपकरणों का समिति, या फिर नियम समिति? ये नियम समिति करती है। संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, नियम समिति। 60 नंबर देते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी थे। ठीक है। 61 नंबर देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, या फिर तृतीय सेक्टर, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तृतीय सेक्टर है। तृतीय सेक्टर क्या है? सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक योगदान इसी का। यह क्षेत्र भारत में घरेलू उत्पादन में लगभग 53 से 55% का योगदान देता है। प्राथमिक सेक्टर जैसे कृषि हो गया, इसका 16 से 20%। द्वितीय सेक्टर विनिर्माण आदि का योगदान लगभग 25 से 31% है। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय या फिर व्यक्तिगत कर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसी से मूल्यह्रास इसके बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को अगर घटाते हैं तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार मूल्यह्रास की गणना GNP और NNP के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। और जैसे डिप्रिसिएशन इक्वल टू GNP माइनस NNP। और मूल्यह्रास वह राशि है जो किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए घटाई जाती है। 63 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात करना, मालों से सस्ते दाम पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा
वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक ऐसी प्रथा है जहां देश या कंपनी किसी उत्पाद को दूसरे देश में उसकी सामान्य कीमत के कम दाम पर निर्यात करती है। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? अरस्तु, एडम स्मिथ या जेएम किन्स? मुक्त व्यापार की अवधारणा एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? 1948, 1950, 1949 या फिर 1952? तो ये 1948 में अपनाई गई थी पहली औद्योगिक नीति। 66 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है? मूंग, अरहर, चना, उड़द या फिर मसूर? दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य केवल क्या किस पे है? अरहर पर है, उड़द पर है और मसूर पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, अरहर, उड़द और मसूर है। 67 नंबर देखते हैं। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो ये दूसरा स्थान है सीमेंट उत्पादन में भारत का। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर हेल्प वैश्विक भुखमरी सूचकांक का को जारी करता है। 69 नंबर देखते हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है कौन सा? जगदीशपुर, आरा, रोहिणी या फिर कोइलवर? तो ये माना जाता है रोहिणी को माना जाता है। बिहार में जब 1857 का विद्रोह हुआ था वो देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट मारे गए थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि 1857 का विद्रोह जिस गांव शुरू हुआ था वो माना जाता है रोहिणी से। कहां पे है ये? देवघर जिले में, झारखंड में है। ठीक है, जगदीशपुर नहीं लगा देना है आपको, हालांकि इसको बाद में दबा दिया गया था वहां पे जो विद्रोह हुआ था। 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित किया गया था? 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां किया गया था? बांकीपुर पटना में किया गया था 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता RN मुदुलकर ने की थी और उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी बने थे। मजरुल हक ने स्वागत किया था। मीटिंग में A.O. होम को कांग्रेस का संस्थापक पिता घोषित किया गया था और इसी अधिवेशन में जो मेंबरशिप की कांग्रेस की मेंबरशिप की जो फीस थी वो 5 रुपए से घटा करके 1 रुपया कर दिया गया था 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण ने किया था? किसने किया था? तो ये किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अनुग्रह नारायण सिंह ने नेतृत्व किया था। और साइमन कमीशन का क्यों विरोध हो रहा था? विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका सभी लोग विरोध कर रहे थे। और इसका जो उद्देश्य था, ये आया था 1928 में आया था और इसका जो उद्देश्य था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करने का मकसद था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था साइमन कमीशन। 72 नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण? तो श्री कृष्ण ने किया था बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुनीम खान को नियुक्त किया था सूबेदार बिहार का गवर्नर, ये अकबर को किया, अकबर ने किया था मुनीम खान को नियुक्त। बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। यह बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। इनमें से सही कथन पूछा रहा था, इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 3 हो जाएगा। मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टल चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, बिहार के धारवाड़ पहाड़ी के क्षेत्र के बारे में।
बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। ये मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में भी पाया जाता है। और धारवाड़ जो है ये इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? इसका क्षेत्र है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर, ये सभी है। और विंध्य का क्षेत्र कौन सा है? तो ये कैमूर या रोहतास में इसका सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। आगे देखते हैं हम लोग 75 नंबर। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये AW पाई जाती है। AW दक्षिणी बिहार में और CWG ये उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? उच्च घनत्व वाले पूछा जा रहा है, सही क्रम बताना है इसमें। इसका सही क्रम हो जाएगा शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली हो जाएगा। और सबसे कम घनत्व वाले जिले हैं कैमूर, जमुई, बांका, फिर पश्चिम चंपारण, ये सबसे कम घनत्व वाले हैं। सबसे अधिक उच्च घनत्व वाले शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1874 में। इसको अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इसमें रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और पटना ऐसे क्षेत्रों को इसमें समृद्ध बनाया था। बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ मिश्र, श्री कृष्ण सिंह, भोला पासवान शास्त्री या फिर अब्दुल गफूर? तो ये थे भोला पासवान शास्त्री, अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। एक दो चीज और आपको बता देते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। और स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, अभी तो मैंने बताया। और बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर हैं। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। और बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, नीतीश कुमार हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। रोहतास, औरंगाबाद या फिर भोजपुर? सही इसका क्रम क्या होगा? 1 2 3 ये क्रम होगा। पहले रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर भोजपुर। साक्षरता दर के घटते दर को इसमें इसी क्रम में है। और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? पूर्णिया, कटिहार और अररिया। सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता वाले दर कौन से हैं? पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले किशनगंज, अररिया और पूर्णिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मिशेल बैचलेट, एलेन नास्टासे, एलेन गेस्केल, विक्टोरिया केजर? तो ये हो जाएगा मिशेल बैचलेट। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम, भारत, अमेरिका या फिर चाइना? तो ये है वियतनाम। साइबर अपराध से लड़ने के लिए ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र की संधि पर हस्ताक्षर किए वियतनाम है। 83 नंबर देखते हैं। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 22वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक, ब्रासिलिया, हनोई या फिर कुआलालंपुर? ये हो जाएगा कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? ये कर्नाटक को घोषित, सॉरी ये लखनऊ को, कर्नाटक तो यहां था, लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, लखनऊ को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित की गई? 121 चरणों में निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है? केन्या, अंगोला, घाना या फिर नाइजीरिया? ये अंगोला है। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया, ये किस राज्य का नया जिला होगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? ये उत्तर प्रदेश है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? ये रहा है 12 साल के निचले स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर। वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? ये हो गया है 17.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान भारत का सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 17.9% वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है। 91 नंबर देते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ऊर्जा विभाग या फिर सहकारिता विभाग? तो ये है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, आईएमडी की स्थापना। इसका जो थीम था वो था मौसम के बदलते रंग, 150 वर्षों से आईएमडी है संग। 92 नंबर देते हैं। डॉक्टर एस के चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह? ये जगदीप धनखड़ है। पावर फंक्शन, पार्लियामेंट पावर, फंक्शंस एंड प्रिविलेज का विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान? ये भारत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, इसके बारे में एक चीज और देख लेते हैं कि इस इंजन की क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन माना जा रहा है, क्योंकि जैसे अन्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास वर्तमान में मौजूद इंजनों की क्षमता लगभग 500 से 600 हॉर्स पावर ही है, लेकिन भारत के पास 1200 हॉर्स पावर है। इसका रूट हरियाणा के जींद सोनीपत से रेल मार्ग पर किया गया है। ये दुनिया की पहली ट्रेन है जो ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर आधारित है और 10 कोच के साथ दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी है। 94 नंबर देते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सलेरेशन प्रोब IMAP मिशन लॉन्च किया गया है? इसरो, नासा, CNSA या फिर रॉस कॉस्मोस? ये हो जाएगा हमारा नासा। 95 देखते हैं। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। बिहार में अभी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी बिहार में क्या स्वयं सहायता समूह जो है उनको ID कार्ड जारी हुआ है? तो नहीं, उनको ID कार्ड जारी नहीं हुआ, ये तमिलनाडु में केवल जारी हुआ है। 96 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चर्चा में रही स्वामित्व योजना के संबंध का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से। ये स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, नवादा, रजौली, गया या फिर भागलपुर? तो ये किया जाएगा नवादा, रजौली में। 98 देखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये पूर्णिया जिले से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? 1, 3, 5, 7? कितने लोगों को मिला है? केवल एक व्यक्ति को मिला है।
एक व्यक्ति कौन है इसमें? इसमें एक व्यक्ति का नाम है श्री शारदा सिन्हा को कब मिला? मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। कला लोक कोकिला के रूप में भी प्रसिद्ध है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के जीएस पेपर को यहीं तक रखते हैं। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट को लेकर के, जीएस 4 पेपर को लेकर के। जितना अभी रिवाइज कीजिएगा उतना एग्जाम के लिए जरूरी होगा, क्योंकि अब एग्जाम में काफी कम समय रह गया है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।